हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों आज हम साइंस स्पेशल क्लास में प्रैक्टिस सेट 4 देखने वाले हैं। इससे पहले हम 3 सेट ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रही हूँ दोस्तों आपको साइंस के, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जहां वसाओं, कार्बोहाइड्रेट्स तथा प्रोटीन का पाचन पूर्ण होता है, वेयर डज द डाइजेशन ऑफ फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन टेक प्लेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन। कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन कि वसाओं, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का पूर्ण पाचन कहाँ पर हो जाता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। देखिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन है एक महत्वपूर्ण अंग है पाचन के लिए। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भोजन से पोषक तत्वों का सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, तो अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो सही आंसर क्या हो जाएगा, छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये स्टमक और बड़ी आंत के बीच में स्थित होती है और ये ऑलमोस्ट 20 फीट की होती है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है। अब देखिए इसमें कई सारे एंजाइम्स छोटी आंत से निकलते हैं, ये भी पूछे जाते हैं, तो इसे याद करने की बहुत आसान सी ट्रिक है, स्मेल। स्मेल से आप याद कर सकते हैं। एस से है सुक्रेज, एम से है माल्टेज, ई से है इरिप्सिन, एल से है लैक्टेज और दूसरे एल से है लाइपेज। तो ये जो एंजाइम है ये किससे, छोटी आंत से निकलते हैं और पूर्ण पाचन करते हैं वसाओं का, कार्बोहाइड्रेट्स का और प्रोटीन का। नेक्स्ट, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने की। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पर सही आंसर इसका हो जाएगा सी, नील्स बोर के द्वारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या की गई है। देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है कि कोई भी एटम, जब किसी एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है, आपको पता है कि एटम के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऐसे बाहरी कक्षा में घूमते रहते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की ओर आते हैं तो कुछ चमकीली रेखाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें ही स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ठीक है, ये अलग अलग रंग के बैंड होते हैं। स्पेक्ट्रम क्या होता है, अलग अलग रंग के बैंड होते हैं, अलग अलग कलर के बैंड बने होते हैं जो स्पेक्ट्रम कहलाते हैं। ठीक है, अब ये नील बोर जो है ये भी पूछा जाता है कि नील बोर कहाँ के साइंटिस्ट हैं, तो ये डेनमार्क के साइंटिस्ट हैं। ठीक है, आपको याद रखना है क्योंकि कई बार साइंटिस्ट की कंट्री पूछ ली जाती है कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं डेनमार्क से। और इनका जो बोर मॉडल है, ठीक है, बोर मॉडल बहुत ज़्यादा फेमस है, कई बार पूछा गया है, इसलिए आपको इतना इनके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट, हाइपोग्लाइसेमिया और हाइपरग्लाइसेमिया नामक शब्द निम्न में से किससे संबंधित है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, ब्लड शुगर। ठीक है, ब्लड शुगर से रिलेटेड है हाइपोग्लाइसेमिया और हाइपरग्लाइसेमिया। ठीक है, हाइपर और हाइपो ये दोनों आपको याद रखना है। अब देखिए जो हाइपरग्लाइसेमिया है वो क्या है, इसमें इंसुलिन की कमी हो जाती है। इंसुलिन के बारे में मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था। इंसुलिन की अगर कमी हो जाएगी तो कौन से टाइप का शुगर या डायबिटीज़ होगी, तो हाइपरग्लाइसेमिया। और जब इंसुलिन की अधिकता हो जाएगी तब क्या होगा, हाइपोग्लाइसेमिया। ठीक है, अब ये जब इंसुलिन की कमी हो गई है मतलब कि ब्लड के फ्लो में ग्लूकोज की अधिकता हो गई है। ठीक है, आपको याद रखना है इंसुलिन की अगर कमी है तो ब्लड में क्या हो जाएगा, ग्लूकोज। आप सभी को पता है कि इंसुलिन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है। अगर इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में बढ़ जाएगी, जबकि इसके विपरीत क्या होगा, जब इंसुलिन बहुत अधिक मात्रा में बनेगा तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करेगा, जिसके कारण ब्लड में ग्लूकोज की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपरग्लाइसेमिया आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए इन दोनों में लक्षण क्या क्या हो जाते हैं जब हाइपोग्लाइसेमिया या हाइपरग्लाइसेमिया हो जाता है। देखिए जब हाइपरग्लाइसेमिया होता है तो सिर दर्द होता है, मतलब हेडेक होता है, धुंधला दिखाई देने लगता है, वजन घटने लगता है, बार बार पेशाब जाना पड़ता है। और हाइपोग्लाइसेमिया में क्या होता है, घबराना, बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, कमजोरी हो जाती है, थकान लगने लगती है, चक्कर आते हैं। ये सब किस में होता है, हाइपोग्लाइसेमिया में होता है। तो ये कुछ लक्षण हैं इन दोनों के, और ये किससे संबंधित है, तो ये ब्लड शुगर से संबंधित डिजीज़ है। नेक्स्ट, प्रोटीन की कमी से होता है, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी,
क्वाशियोरकर जो बीमारी है ये होती है प्रोटीन की कमी से, ठीक है। क्वाशियोरकर बहुत पूछा जाता है। ये देखिए, ये मेल न्यूट्रिशन या कुपोषण का ही एक रूप होता है क्वाशियोरकर। ये कब होती है? जब प्रोटीन की कमी के कारण, देखिए प्रोटीन जब कम हो जाता है तो शरीर में जो द्रव है, लिक्विड है, ये ऐसे क्षेत्रों में जाना मतलब ट्रांसफर होने लगता है जहां इन्हें ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, जिसके कारण बॉडी में क्या होने लगती है? सूजन या एडिमा की समस्या हो जाती है। ज़्यादातर ये जो बीमारी है ये 4 साल से कम के बच्चों को होती है। इसमें लक्षण क्या होते हैं? भूख में कमी हो जाती है, भूख नहीं लगती है, मसल्स फैट में कमी होने लगती है, थकान, सुस्ती, डायरिया, ठीक है, और डर्मेटोसिस मतलब त्वचा के जो रोग हैं वो हो जाते हैं। कई सारे इसके लक्षण हैं। तो प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है क्वाशियोरकर। नेक्स्ट, जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हु डिस्कवर द जंपिंग जीन? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बारबरा मैकलिंटॉक ने डिस्कवर किया है जंपिंग जीन। देखिए जंपिंग जीन क्या होता है? जब भी क्रोमोजोम, अगर आपने देखा होगा तो क्रोमोजोम में जो जीन की जगह होती है वो स्टेबल होती है, मतलब सब जीनों की जगह स्टेबल होती है, ठीक है, नियत होती है कह सकते हैं हम हिंदी में, ठीक है। तो जब मक्के में एक बार क्या हुआ था, बारबरा मैकलिंटॉक ने मक्के के क्रोमोजोम में कुछ जीन ऐसे देखे जो अपना स्थान बदल सकते थे। मतलब कैसे बदल सकते थे कि एक क्रोमोजोम है तो एक क्रोमोजोम में अगर एक जीन है तो वो अपने स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो रहा था एक ही क्रोमोजोम में। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी देखे जो एक क्रोमोजोम से दूसरे क्रोमोजोम में भी शिफ्ट हो रहा था जीन, ठीक है। तो जीन की जगह तो स्टेबल होती है, लेकिन जब ये एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने वाले जीन होते हैं तो इन्हें जंपिंग जीन के नाम से जाना जाता है। बारबरा मैकलिंटॉक ने सबसे पहले ये मक्के में देखा था, ठीक है। ये भी पूछा जाता है, इसलिए इससे आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट, अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है। व्हाट इज एन अनपोलराइज्ड रिएक्शन या डार्क रिएक्शन के नाम से जिसे हम जानते हैं, ये कहाँ पर होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, हरित लवक के स्टोमा में, यानी कि क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा में होती है। देखिए जो डार्क रिएक्शन है इसे किसने बताया है, कौन साइंटिस्ट है? तो ब्लैकमैन, आपको याद रखना है, ब्लैकमैन के द्वारा 1905 में डार्क रिएक्शन बताई गई थी, ठीक है। पूछा जाता है इसके साइंटिस्ट के बारे में, तो डार्क रिएक्शन ब्लैकमैन के द्वारा 1905 में बताई गई है। ये एक हरी पत्ती में जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा वाले पार्ट में डार्क रिएक्शन होती है, ठीक है। जो लाइट रिएक्शन है वो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना पार्ट में होती है, जबकि स्ट्रोमा में क्या होती है? डार्क रिएक्शन होती है, ठीक है। इसमें CO2 के रिडक्शन के द्वारा, CO2 का रिडक्शन होता है, उसके द्वारा ग्लूकोज तथा अन्य खाद्य पदार्थों का निर्माण होता है। तो इतना आपको याद रखना है। अप्रकाशिक अभिक्रिया या डार्क रिएक्शन किसमें होती है? तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है। नेक्स्ट, जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, प्लाज्मिड, ठीक है। प्लाज्मिड का प्रयोग किसमें किया जाता है? जेनेटिकल इंजीनियरिंग में किया जाता है। देखिए प्लाज्मिड क्या है? तो प्लाज्मिड स्मॉल साइज के एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए है, ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए प्लाज्मिड। कई बार पूछा जाता है, ऑप्शन में आता है एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए कौन से हैं, तो वो है प्लाज्मिड। मतलब क्रोमोजोम में अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ हम इसको कह सकते हैं कि मतलब क्रोमोजोम से अलग अतिरिक्त जो आनुवांशिक पदार्थ है या डीएनए है वही क्या कहलाता है? प्लाज्मिड कहलाता है। ये जो मुख्य डीएनए है उससे क्या होता है? अलग होता है, अलग रखा रहता है, और इसमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि ये स्वतंत्र रूप से खुद को रेप्लिकेट कर सकता है। यही रीज़न है कि इसका यूज़ किस में किया जाता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है। नेक्स्ट, उन तत्वों को क्या कहा जाता है जिनमें समान परमाणु संख्या तथा भिन्न परमाणु भार होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द एलिमेंट कॉल्ड दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मास? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, समस्थानिक, ठीक है। समस्थानिक आइसोटोप्स कहा जाता है। एक ही तत्व के जब परमाणु की संख्या सेम होती है और परमाणु भार कैसे होते हैं? भिन्न होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। देखिए ऐसा इसलिए होता है कि जो प्रत्येक एटम होता है, प्रत्येक एटम में प्रोटॉन तो समान होते हैं लेकिन जो न्यूट्रॉन होते हैं उसकी संख्या हमेशा भिन्न भिन्न होती है। यही रीज़न होता है कि किसी भी एटम में एटम नंबर जो है वो अलग होता है और एटम नंबर जो होता है वो सेम होता है, लेकिन एटॉमिक मास जो होता है वो अलग अलग पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लें तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ठीक है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ये तीनों क्या है? हाइड्रोजन के समस्थानिक है। इसलिए बता दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जाम में हाइड्रोजन के समस्थानिक पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, एक्स किरण किस प्रकार की तरंगे हैं? व्हाट टाइप ऑफ वेव
आर एक्स रेज। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, विद्युत चुंबकीय रेज। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं एक्स किरणें। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। इसका अगर वेवलेंथ देखें, तरंग दैर्घ्य देखें तो 10 से 0.01 nm यानी कि नैनोमीटर इसकी तरंग दैर्घ्य होती है। इसका मेन वर्क ज़्यादातर एक्सरे चिकित्सा में, मेडिकल में यूज़ किया जाता है, डायग्नोस करने के लिए चीज़ों को। ठीक है, ये आप सभी को पता होगा, एक्सरे बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, लेकिन इसमें आयनकारी गुण भी पाए जाते हैं। ठीक है, आयनकारी रेडिएशन होने के कारण ये रेडिएशन खतरनाक भी होती है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि इसकी खोज किसने की है, ये पूछा जाता है कई बार। तो विल्हेम रॉन्ट्जन के द्वारा इसकी खोज की गई है। ठीक है, तो एक्स किरणें किस प्रकार की होती है, विद्युत चुंबकीय होती है। नेक्स्ट, पीतल किससे बनता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सही आंसर हो जाएगा सी, तांबा और जिंक। ठीक है, तांबा और जिंक। देखिए सभी को पता है पीतल क्या है, मिश्र धातु है, अलॉय है। ये किससे मिलकर बनता है, ये बनता है तांबा और जिंक से। ठीक है, कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है। देखिए इसमें जो कॉपर का परसेंट है वो 80 से 90% होता है, और कॉपर में जिंक मिलाया जाता है कठोर करने के लिए। ठीक है, ताकि जो पीतल बने वो कैसा बने, कठोर बने, इसलिए कॉपर में जिंक मिला दिया जाता है। और जिंक सिर्फ 10 to 20% ही मिलाया जाता है। मतलब मेन क्या होता है, कॉपर होता है 80 से 90%। चलिए, यहीं पे हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज का सवाल है, लाल रक्त कणिकाएं या कोशिका मतलब आरबीसी की औसत आयु कितनी होती है, 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन या 150 दिन। आपको करेक्ट आंसर कमेंट करके ज़रूर बताना है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।